हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, क्या है भारतीय मंदिरों का रहस्य? क्या जो मंदिर हैं वो युगों युगों से बने हुए थे या फिर हमने उनको बहुत ही बाद में बनाना शुरू किया? तो मंदिरों का इतिहास क्या है, मंदिरों का रहस्य क्या है, आखिर हमारे देश में इतने रहस्यमयी मंदिर क्यों हैं और इन मंदिरों में इतना खजाना क्यों है? जैसे कि हम बात करें कि जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जिसमें से इतना ज्यादा लाखों करोड़ हजारों करोड़ का धन संपत्ति है, वो कहाँ से आई? इसके बाद जो हम खजुराहो के मंदिरों की बात करते हैं तो वो कामुकता से क्यों बनाए गए हैं, उनकी आखिर क्या रहस्य है? तो ये सारा कुछ आज फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करें तो पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से आप जुड़ जाएं और आपको बहुत ही रोचक ढंग से और बहुत ही सटीक जानकारियां आपको इस चैनल में मिलेंगी। इसके साथ साथ आप साइंस पढ़ सकते हैं, जियोग्राफी पढ़ सकते हैं, या फिर यूपी है, या फिर जो भी चीजें हैं आप पढ़ सकते हैं इस चैनल से। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं आज का ये जो टॉपिक है हमारा कि भारतीय जो मंदिर हैं इनका इतिहास क्या है, इनका रहस्य क्या है और इनके निर्माण की शैलियां कौन कौन सी हैं। तो ये सारा कुछ इसमें से हम देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, पहले आपको मैं कुछ ये चित्र दिखाता हूँ। देखिए, ये जो चित्र हैं ये प्रारंभिक मंदिरों के हैं। आप इस चित्र को देखिए, फिर इसके बाद आप इसको देखिए और फिर इसके बाद आप इसको देखिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम प्राचीन काल की बात करें कि मंदिरों का निर्माण भारत में कब से हुआ, तो आप जानते हैं कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता काफी पुरानी सभ्यता है। इसमें से उसी के समकालीन जो सभ्यताएं थी, जिसमें से कि हम देखते हैं कि मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो ये मिस्र मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, वहां पर जो निर्माण कार्य होता था वो निर्माण कार्य और हमारे भारत में जो उस समय निर्माण कार्य किया गया था उनमें क्या डिफरेंस था। तो यदि आप उस समय की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, आपने अगर नाम सुना हुआ एक जिगुरत, तो देखिए वहां क्या था कि अगर मिस्र में जाते हैं तो वहां पर हमें पिरामिड मिलता था, ठीक है। इसके बाद में मेसोपोटामिया में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको जिगुरत मिलता था। क्या मिलता था? जिगुरत। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उस समय नहीं मिला है जिससे ये प्रमाणित होता हो कि मंदिर बनाए जाते थे। इसका मतलब है कि मंदिर उसके बाद में आए। अब देखिए, मंदिर कब आए इसके बारे में है कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ वैसे तो मौर्य काल से शुरू हो गया था, लेकिन अगर उसको हम सही रूप में देखना चाहें तो वो हमें आता है कब? गुप्त काल में। मतलब कि गुप्त काल के पहले, अर्थात हमारी जो तीसरी शताब्दी है, तीसरी शताब्दी के बाद से ही मंदिरों का निर्माण मुख्यतः शुरू हुआ है। यहाँ पर जो मैंने आपको फिगर दिखाए थे फ्रेंड्स, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये शुरुआती गुप्त काल का मंदिर है। तो शुरुआती देखिए गुप्त काल के जो मंदिर थे उनको आप देख सकते हैं, उनकी स्थितियां कैसे थी। तो वो फ्रेंड्स किस तरह से, देखिए इनकी सपाट छत है ना, इनकी जो छत है वो कैसी है? सपाट है, इनमें कोई भी गुंबद नहीं है, ठीक है। ये सपाट छत थी और ये देखिए स्तंभों पर खड़े कर दिए जाते थे इस प्रकार से। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर इसका दूसरा फेज देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ईंटों से निर्माण किए हुए मंदिर हैं। यहाँ पर देखिए एक नीचे चबूतरा बना दिया जाता था और इस चबूतरे के ऊपर ये मंदिर देखिए खड़ा किया गया। अब ये मंदिर यहाँ पर भीतर गांव का मंदिर है ये, जो कि देखिए ईंटों से निर्मित मंदिर था, ये गुप्त काल का मंदिर है। इसकी और नक्काशी को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा के देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए हमें ये नजर आता है। तो इसको इस तरह की नक्काशी और ये सब वहां पर देखिए पत्थरों में जो किया गया था, तो वो ईंटों में किया गया था। एक्चुअली ये ईंटों की ही बने थे, तो ईंटों में ये इस तरह की नक्काशी और चित्र देखिए बनाए गए थे। तो ये शुरुआती मंदिर थे उस समय के, जब कि बहुत ही इसका इनिशियल फेज हुआ था। तो ये देखिए, और इसके बाद जो मंदिर आए जो चट्टानों को काट के भी बनाए गए। तो मुख्यतः जैसे हमने बताया अभी कि गुप्त काल में जो मंदिर हैं वहीं से मंदिरों के निर्माण की प्रथा शुरू होती है। गुप्त काल में जो मंदिर थे वो वर्गाकार देखिए चबूतरे में बना दिए जाते थे, ईंट पर, ईंटों से बना दिए जाते थे। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एक चबूतरा या फिर जगती बना दी जाती थी, उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता था। ये जो पुराने मंदिर हैं, पुराने मंदिरों में की अगर बात करें तो हम पाते हैं कि कई सारे मंदिर हैं। जैसे कि देखिए तिगुआ का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर में है, और इसके बाद भूमरा का मंदिर है जो कि देखिए शिव मंदिर है और ये सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार मंदिर
पार्वती मंदिर है ये, और ये देखिए पन्ना में है। ये देखिए जो नाम है और नाम के साथ जो प्लेस हैं ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने देखा कि तिगवा विष्णु मंदिर ये जबलपुर में है ना, भूमरा मंदिर जो है ये सतना मध्य प्रदेश में, नचना कुठार का मंदिर जो है ये कहाँ पे है, पन्ना में है। देवगढ़ देखिए, देवगढ़ दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर में है, झांसी के पास में जो ललितपुर जिला है वहां पर है। इसके बाद भीतरगांव कानपुर का मंदिर। तो ये पुराने मंदिर हैं, और ये पुराने मंदिर ईंटों के द्वारा बनाए गए थे जो मुख्यतः गुप्त काल में निर्मित हैं। इसके बाद देखिए कुछ और फिर आगे शैलियां इसमें डेवलप हुई, जिसमें से पंचायतन शैली है, और आगे हम जो शैलियों की बात करेंगे उनमें भी हम देखेंगे कि मुख्यतः 3 प्रकार की शैलियां हम इसमें अभी देखने वाले हैं। एक बात और कि देखिए 6वीं शताब्दी तक जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की जो शैली थी वो लगभग सेम थी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि फिर मंदिरों में भिन्नता देखने को हमें मिलती है, और मंदिरों में जो भिन्नता देखने को मिलती है उनमें से हमें मुख्यतः 3 प्रकार की शैलियां नजर आती हैं। एक नागर शैली, एक द्रविड़ शैली और एक बेसर शैली। इन तीनों शैलियों की क्या विशेषता थी और इन तीनों शैलियों में बनाए गए मंदिर किस तरह से हैं, उनको हम यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे। तो देखिए ये मंदिर आप देखिए, इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पर ये एक चबूतरा बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे तो इधर से देखिए ये इसमें से स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये इसका मेन गुंबद है, ठीक है ये, और इसके बाद फिर ये यहाँ पर से गर्भगृह होगा, और यहाँ पर जो भी भगवान है या जो भी मूर्ति है वो स्थापित की जाएगी। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम और एलोबरेट करके अगर देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने जो फिगर लगाया है ये खजुराहो मंदिर का है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम इसको देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये मंदिर जो है ये मंदिर मुख्यतः नागर शैली का है। अब ये जो नागर शैली का मंदिर है इसमें अगर आप थोड़ी सी चीजों में अगर जाएंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, कपोत, ठीक। यहाँ आप जाएंगे आपको मिलेगा जंघा, इसके ऊपर और जाएंगे आपको मिलेगा शिखर, आमलक, कलश, और ये देखिए ग्रीवा। ये नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये नाम इसलिए है कि देखिए ये जो नाम है ये हमारे शरीर के नाम है। कैसे, कपोत देखिए शरीर से जुड़ा हुआ, जंघा शरीर से जुड़ा हुआ, शिखर है ना ऊपर का हमारा ये शीश शिखर, और ये देखिए इसके साथ साथ में ग्रीवा है अपनी गर्दन है, जैसे कलश है ऊपर का भाग देखिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा स्ट्रक्चर है कि एज ए ह्यूमन अगर आप अपने को मतलब बैठी हुई स्थिति में अगर देखें और बैठी हुई स्थिति में अगर पाएंगे आप, तो आपको लगेगा कि आपका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से ही बन रहा है, ये इस तरह से ही बन रहा है। ऐसे क्यों, देखिए ये आप इधर से पाएंगे कि यहाँ पर ये आपका रीढ़ है, ठीक है। आप जब पलथी लगा के बैठते हैं, पालथी लगा के जैसे पद्मासन में बैठते हैं, तो आपके इधर से हाथ जाएंगे और इधर आपकी ये इस प्रकार से ये स्थिति आपकी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर ही गर्भगृह था और यहाँ पर से ही मूर्ति स्थापित की जाती थी, तो इस स्ट्रक्चर में बनाया गया था। देखिए मूलतः जो मंदिर बनाए गए थे शुरुआती, उनको रहस्य या उनका मतलब ये नहीं था कि वहां पर कोई जाके पूजा करे या आराधना करे। ये इस हिसाब से बनाए गए थे कि ये हमारे शरीर के ही स्ट्रक्चर से हमारी शरीर की ऊर्जा को मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पे ऊर्जा की मेंटेन का मतलब क्या है, ऊर्जा के मेंटेन का साधारण सा ये मतलब है फ्रेंड्स कि देखिए हमारा जो शरीर है, हम भोजन करते हैं क्यों, ऊर्जा के लिए। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार सही दिशा में और सही तरह से होता है तो हमारी जो शरीर की कार्य क्षमता है वो बेहतर होगी। तो कार्य क्षमताओं को बेहतर करने के लिए ये मंदिरों को बनाया गया था, ना कि इसमें से ऐसा कुछ था कि बहुत जिस तरह से बाद में इसका इंटरप्रिटेशन किया गया उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। ना ऐसा था कि कोई वहां जा सकता है कोई नहीं जा सकता। तो मुख्यतः इस तरह से इनके निर्माण का कार्य शुरू किया गया। अब यहाँ पर देखिए हम जो चर्चा करने वाले थे, इस मंदिर की चर्चा करने वाले थे। तो देखिए ये खजुराहो का मंदिर है। अब यहाँ पर खजुराहो अगर आप जाना चाहें तो ये आप जाएंगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला है, वहां पर जाएंगे तो खजुराहो मंदिर आपको ये मिलेंगे। यहाँ पर ये जो मंदिर हैं इनका जो निर्माण है वो चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। किनके द्वारा कराया गया था, चंदेल शासकों। और चंदेल शासकों ने 1950 से
ये 1050, इसके बीच में इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः किया है। अब ये मंदिर देखिए कामुकता से या फिर बनाए गए हैं, या फिर इनमें से जो भी फिगर हैं, जो भी इसमें से रिलीफ मूर्तियां हैं, जो भी इसका जो पूरा बाहर का जो ढांचा बना हुआ है वो कामुक मूर्तियों से बना हुआ है, ऐसा क्यों है? लेकिन वहीं पर जैसे ही मंदिर के अंदर आप प्रवेश करते हैं तो आपको एक भी कामुकता की मूर्ति वहां नहीं दिखाई देती है, ऐसे स्ट्रक्चर वहां नहीं दिखाई देते हैं। इसका देखिए मुख्य कारण, अब लोग इसको कई तरह से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन इन मूर्तियों को अगर आप नजदीक से देखें तो प्रत्येक कामुक स्थिति की जो मूर्ति होगी उसमें भी आपको एक विशेष आनंद दिखेगा। विशेष आनंद का मतलब यह है कि वो जैसे कि हम कहते हैं कि समाधि की स्थिति में जाने की स्टेज, या फिर ऐसा कहें कि जैसे वो उस चीज में इन्वॉल्व ही ना हो। तो और इसके बाद में मंदिर के अंदर अगर जाएं तो कोई भी इस तरह की मूर्ति नहीं दिखती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स कि जब आप अपनी कामुक प्रवृत्तियों से निवृत्त हो जाएंगे तब आप उस ध्यान के मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। अगर आप इन कामुक और इन, देखिए ये इतनी सारी इस तरह की ये सब, तो ये क्या है? ये हमारे मन को दर्शाता है कि हमारे मन का जो विचलन है। अभी आप अगर अपने मन की एक डायरी बनाएं और आप अपने एक, अगर मान लीजिए 24 आवर का अगर आप विश्लेषण करें कि हम इस विषय में कितना सोचते हैं, तो आप पाएंगे कि हमारा माइंड इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन जब इन चीजों से मुक्त होंगे तो आप अंदर प्रवेश पा पाएंगे, और वो प्रवेश जो होगा वो आपको कहाँ ले जाएगा? ध्यान की ओर ले जाएगा। तो इसलिए इस तरह की मूर्तियों को इस तरह से गढ़ा गया था, और ये कारण हो सकते हैं। दूसरे कारण और भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, खैर अभी वो अपना चर्चा का विषय नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए हम शैलियों की बात कर रहे थे, तो पहले हम नागर शैली की बात कर रहे थे, तो उसी नागर शैली में हमने देखा कि इसको जो बनाया गया है वो शरीर के ढांचे के आकार का बना दिया गया है, जिस प्रकार से हमने ये स्थिति वहां पर देखी थी फ्रेंड्स। तो इसकी जो और विशेषताएं हैं उनको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं फ्रेंड। तो देखिए जो नागर शब्द है, तो नागर शब्द का मतलब होता है नगर निर्माण, ठीक है। ये नागर शैली का मतलब है, नागर का मतलब है। इसके बाद ये स्थापत्य की जो शैली है फ्रेंड्स, वो हिमालय क्षेत्र और विंध्य, मतलब कि ये अपना जो ऊपर टॉप वाला हिमालय का क्षेत्र है, वहां से जो विंध्याचल श्रेणी है, जो मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के बेल्ट से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से जो होते हुए जो विंध्याचल श्रेणी है, इस श्रेणी के बीच में जो मंदिरों का निर्माण किया गया है वो नागर शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया है। अब देखिए इन मंदिरों का जो निर्माण है मुख्यतः वो 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच के जो मंदिर हैं, या फिर उन शासकों ने बनवाया अधिकांशतः मंदिर जो कि 8वीं से 13वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया? शासन किया। नागरिक, ये जो नागर मंदिर हैं, देखिए इनका जो, जैसे हमने वहां पर देखा कि जो शिखर है, शिखर की प्रधानता होगी, और शिखर के नीचे ही वहां पर गर्भगृह होगा, और वहीं पर मतलब मूर्ति है वो इसको क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए उसकी ही बात बताई गई है कि इसके जो भाग हैं तो किस तरह से भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए इसको 8 भागों में बांटा गया है। एक बात और आपको हम बता दें कि जो ह्यूमन एनाटॉमी होती है, अगर आप जानते हो, ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब है कि जब भी कोई कलाकार किसी ह्यूमन फिगर को बनाता है तो वो क्या करता है कि उस फिगर को 7.5 भागों में काटता है, ठीक है। कितने में? 7.5, या फिर हम ये कहें कि उसको 8 भागों में काटता है, लेकिन जो 8वां भाग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो इस प्रकार से देखिए अभी भी जो ह्यूमन एनाटॉमी है वो ये भी बता रही है कि उसके कितने भाग होने चाहिए, किसी भी चीज के 7.5 या 8 भाग होने चाहिए। तो इसी प्रकार से जो नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं, इनको 8 भागों में उन्होंने क्या किया है कि विभाजित कर दिया है। उसमें से जैसे आप सारी चीजें देख रहे हैं कि जैसे जंगा है तो दीवार है, कपोर है मतलब कपोत है मतलब कार्निस है, और सिर है, गल है मतलब गर्दन, ग्रीवा, ये जो आप देख रहे थे, तो ये सारी चीजें उस मंदिर के स्ट्रक्चर में क्या है? समाहित हैं फ्रेंड्स। तो इसके देखिए, और इसके बाद हम अगली देखिए शैली में आते हैं, तो हमें नजर आती है फ्रेंड्स द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली क्या है? और इस द्रविड़ शैली में बनाया गया जो पद्मनाभ मंदिर है, वो पद्मनाभ मंदिर विशेष क्यों है, वहां पे इतनी संपत्ति क्यों है, उसके विषय में थोड़ा सा हम यहाँ पर फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें से आप थोड़ा सा अगर नजर डालेंगे तो ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसका ये जो गेट है, एक प्रकार से आप इसको साधारण भाषा में अगर समझें
तो इसमें विशेष महत्व इसका है, ठीक है। जो यहाँ पर ये बना हुआ है इसमें से देखिए कई खंड होते थे, जैसे हम 1 खंड 2 खंड 3 खंड इस तरह से देखें तो ये कई खंडों के बना दिए जाते थे, 6 खंड 7 खंड 8 खंड इस तरह से बना दिए जाते थे। और ये मंदिर है, यहाँ पर जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है इसी शैली में बनाया गया मंदिर है। इस शैली की विशेषताएं हम आगे देखेंगे, लेकिन इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जो पद्मनाभ मंदिर है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में। अब ये चर्चा में हमेशा क्यों रहता है? चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है। यहाँ पे बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, और विश्व के अगर हम देखें कि सबसे अमीर मंदिर कोई अगर बात किया जाए तो ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर हमें नजर आएगा। ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर का अगर हम ये देखें, यहाँ पर जो ईश्वर हैं या भगवान हैं वो विष्णु हैं। पद्मनाभ का मतलब देखिए होता है, पद्म मतलब कमल और नाभि मतलब नाभि, तो पद्मनाभ है ना। तो पद्मनाभ वैसे किसको कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। तो विष्णु मंदिर, अब यहाँ पर वो उनकी जो एक प्रतिमा है वो लेटी हुई अवस्था में, कैसी लेटी हुई अवस्था में है। और यहाँ पर ये जो तिरुवनंतपुरम है, तो तिरुवनंतपुरम का जो नाम है इसको देखिए ये क्यों रखा गया है। यहाँ पर देखिए जो विष्णु जिस नाग पे लेटे हैं इस नाग का क्या नाम है? अनंत नाम है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम एक उसको लिखें तिरुवंत, देखिए तिरु अनंत और पुरम, ये क्या है? उस नाम का अगर विच्छेद करें हम तिरुवनंतपुरम की, तो यहाँ पर देखिए ये जो अनंत आ रहा है, इसी अनंत नाग की वजह से इस जगह का नाम तिरुवनंतपुरम रखा गया है। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि ये जो पद्मनाभ मंदिर विष्णु मंदिर है, अब ये बनवाया किसने था? देखिए 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के जो ग्रंथ हैं उसमें भी ऐसे इस मंदिर का मतलब जिक्र किया गया है एक प्रकार से, लेकिन वर्तमान जो ऐतिहासिक हमारे पास पुख्ता साक्ष्य हैं उसमें से मिलता है कि मार्तंड वर्मन, तो मार्तंड वर्मन जो राजा हुआ उसने 1733 में, है ना, 1733 में इस मंदिर का उसने क्या कराया था कि पुनर्निर्माण कराया था, मतलब कि उसमें कुछ सुधार करवाए थे। इसके बाद तभी से इसके स्ट्रक्चर को इस रूप में हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो मंदिर है, तो ये मंदिर चर्चा में जैसे अभी धन के लिए आया, तो यहाँ पे है क्या कि इस मंदिर के अंदर 6 गेट बने हैं। कितने हैं? 6 गेट। 6 गेट का मतलब एक प्रकार से आप अगर साधारण उसमें समझें तो 6 भूतल बने हैं, एक प्रकार से 6 ग्रह बने हैं, 6 कमरे बने हैं जिन पर बहुत ज्यादा संपत्ति है। उसमें से 5 कमरे क्या कर लिए गए? खोल लिए गए। इसके बाद में जो एक कमरा था जिसको मतलब ये कह रहे हैं कि ये कमरा नंबर 2 है या फिर कहें बी है ये, ठीक है, चैम्बर नंबर बी है ये, इसको नहीं खोला गया है। इसको इसलिए भी नहीं खोला गया है कि देखिए जब भी इस मंदिर में इस गेट को किसी ने खोलने की चेष्टा की तो अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। अधिकांशतः केस ऐसे देखे गए। तो यहाँ पर भी अभी भी जो ये 5 वो गेट खुलाए गए थे, इसके बाद जो 6वां गेट खुलाना था, तो उस गेट को खुलाने के लिए जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल था, मतलब जो कमेटी बनी थी उसका जो अध्यक्ष था वो हालांकि हमारे न्यायाधीश ही थे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पहले भी जिन जिन लोगों ने इस गेट को खोलने की जो चेष्टा की है उन लोगों की अधिकांशतः मृत्यु हो गई है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि देखिए एक बात और, ये जो गेट है ये गेट लोहे का बना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है कि इनमें कोई कुंडी और कोई ताला नहीं लगा है। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो गेट है यहाँ पर देखिए एक तो नाग बने हैं ये इस तरह से, और नागों के साथ एक ये बात मतलब प्रचलित है कि अष्टनाग बंध मंत्र के द्वारा इस मंदिर को, इस गेट को क्या किया गया है? बंद किया गया है। और लोगों का ये भी मानना है कि अगर ये गेट खोला जाएगा तो प्रलय भी आ सकती है। तो ये इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास था। अब देखिए यही जो सब द्रविड़ मंदिर हैं, और द्रविड़ मंदिरों की अगर हम शैली की बात करें तो वो शैली क्या है इसकी, तो देखिए द्रविड़ शैली जो है फ्रेंड्स, इसकी हम स्थिति की बात करें कि ये कहां से कहां तक है, तो देखिए ये जो कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी से लेके जो कन्याकुमारी, मतलब कि हम नीचे की ओर जैसे ही जाते हैं तो पूरे दक्षिण भारत तक, बिल्कुल नीचे तक, वहां तक कृष्णा से लेके कन्याकुमारी तक की जो पद्धति है, ये शैली है जो निर्माण की, वो कौन सी है? द्रविड़ शैली है।
द्रविड़ शैली के जो अधिकांशतः जो मंदिर बनाए गए हैं फ्रेंड्स, वो 8वीं शताब्दी है, और 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के मंदिर हमें काफ़ी ज़्यादा उसमें मिलते हैं। द्रविड़ शैली का जो मुख्य वो होता है फ्रेंड्स प्रवेश द्वार, जो हम वहाँ को आपको बता रहे थे, प्रवेश द्वार, इसको गोपुरम भी कहते हैं। तो गोपुरम ही इसका मुख्य होता है। इसके बाद अंदर उसमें प्रांगण होता है और गर्भगृह होता है। गर्भगृह रथाकार के हो सकते हैं, पिरामिड के आकार के हो सकते हैं। तो ये सारी जो इसकी विशेषताएं हो फ्रेंड्स होती हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये बहुमंजिला मंदिर होते हैं, इनमें से एक से ज़्यादा मतलब मंजिल बनाई गई होती हैं। इन मंदिरों में से बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि देखिए अभी एक मंदिर का जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का हमने जिक्र किया, इसके बाद मीनाक्षी मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है और रामेश्वरम मंदिर है। तो ये सारे मंदिर जो हैं ये उसी शैली में क्या किए गए हैं, निर्माण किए गए हैं। इसके बाद चोल शासकों द्वारा भी जो बनाए गए जो मंदिर हैं, जिसमें से देखिए तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी। तो जो तंजौर का मंदिर है ये भी उसी शैली में बनाया गया मंदिर है, जो कि चोल शासकों द्वारा बनाया गया था। इसके बाद एक और शैली है फ्रेंड्स, जिसको हम जानते हैं बेसर शैली के नाम से। बेसर शैली जो है, यहाँ पर देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक मंदिर का मैंने फिगर लगाया है। तो ये मंदिर कुछ देखिए ऐसे थे कि नागर और द्रविड़ जो दोनों शैली के मिक्स करके जो मंदिर बनाए गए थे, उन मंदिरों को हम बेसर शैली के नाम से जानते थे। तो जो बेसर शैली थी वो दोनों शैलियों का मिला जुला रूप है एक तो, और इनकी जो स्थिति है वो कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं। तो देखिए विंध्याचल से और कृष्णा नदी के बीच में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे बेसर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं, क्योंकि चालुक्य राजाओं ने इस शैली पे काफी काम करवाया है। तो बेसर शैली का जैसा कि देखेंगे कि इसका जो शिखर होगा वो गोलाकार होता है ना, और इसमें के साथ साथ में कुछ विशेषताएं हमें इसमें से नागर शैली की और द्रविड़ शैली दोनों की मतलब मिक्स इसमें से हमें मिलती हैं। अब इसके मंदिरों की बात करें तो जैसे वृंदावन में जो बने हुए मंदिर हैं, है ना, तो इनमें से देखिए गोपुरम भी होता है, और क्या होता है कि इनमें जो इनका शिखर है वो भी अच्छे से इनको बनाया जाता है। तो ये शैली है। और इसमें से जैसे कि आपको जो मंदिर हैं वो उड़ीसा है, गुजरात है, राजस्थान और बुंदेलखंड, ये सारे क्षेत्र में मिल जाएंगे। और इन मंदिरों का जो निर्माण आप मुख्यतः देखते हैं वो 8 से 13वीं शताब्दी के बीच में ये आपको नजर आते हैं। तो ये फ्रेंड्स मंदिर थे और इन मंदिरों को हमने देखा। इसके साथ हमने शैलियाँ देखी, तो 3 शैलियाँ देखी और कुछ मंदिरों की हमने विशेषताएं देखी। हालांकि मंदिरों के एक मंदिर पे ही पूरा टॉपिक बन सकता है फ्रेंड्स, तो अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी हम आपको बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।